मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो बुक्स हैं पूर्वावलोकन की, चाहे वो हिस्ट्री की हो गई, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरनमेंट या फिर साइंस, सो इन सभी बुक्स को एक साथ यहाँ पर स्टार्ट किया है चैनल पर। सो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इन सारी बुक्स को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं। और 14 मई को जो आपका एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उससे पहले सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हम इकोनॉमिक्स का जो ये पूर्वावलोकन का बुक है घटना चक्र का, इसको कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर थ्योरी और विद जो उसके क्वेश्चन आंसर है सब कुछ कवर अप होगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर चैप्टर है जिसमें बात करी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या कुछ इसमें दिया हुआ है नोट्स में, उसको देखते हैं एक बार। सो अंग्रेजों से पूर्व अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी और अविकसित थी, ठीक है। गांव एक पृथक इकाई थी और व्यवसाय वंशानुगत होता था, यानी कि जो फादर करेंगे वही उसका लड़का करेगा, वही आने वाले समय में उसका लड़का करेगा। तो एक वंशानुगत का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण और पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम और मसाले भी शामिल थे। इस तरीके से देखें तो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। इसके बाद अंग्रेजों की एंट्री होती है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का अर्थ क्या है? इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर भी उसका सीधा नियंत्रण था, ठीक है। मतलब इंडिया की बात करें तो जब हम गुलाम हुआ करते थे, हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पर यहाँ की जितनी पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो तो हमारे पास थी ही नहीं, बल्कि अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो उन पर भी सीधा नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का था। भारत पर 1757 से 1858 यानी कि 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद 1858 से 1947 तक डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था थी। इसका रीज़न क्या था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर इंडिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से बर्बाद किया था। जितना यहाँ से ले जा सकते थे वेल्थ को, उतना वो यहाँ पर वेल्थ को ले गए इंडिया से बाहर, इंग्लैंड में, ठीक है। किसी भी देश के विकास की बात करें तो उस देश की कृषि और उद्योग पर आधारित होती है। इंडिया जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले तक बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री थी, एग्रीकल्चरल कंट्री थी, यानी कि कृषि पर बेस्ड हमारी पूरी इकोनॉमी थी। और कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन यानी कि मार्केटिंग फैसिलिटी, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें शक्ति की अगर हम बात करें तो कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा और वायु, ये सब। परिवहन की बात करें तो इसमें रेल, सड़कें, पोत, वायु परिवहन, ये सब। वहीं संदेश वाहक की बात करें तो इसमें डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार, ये सब चीज़ें। वहीं बैंक और वित्त और वह बीमा की बात करें, या फिर हम बात करें विज्ञान और तकनीक की, तो इन सब में आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, तभी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है आपकी कंट्री का। कुछ सामाजिक मद जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी आते हैं और को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जो है एक प्रॉस्परस कंट्री बन पाएंगे, एक अच्छी इकोनॉमी बन पाएंगे। स्वतंत्रता के बाद उपरोक्त तो सभी आधारभूत ढांचों की उस समय कमी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इन किसी चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सो आगे हम इसमें देखें तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी के रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी व
आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्पविकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता था। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण और हरित ऊर्जा या फिर हरित क्रांति और औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख उसके घटक थे, यानी कि फैक्टर थे। भारतीय नियोजन की बात करें तो भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन किया गया, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, ठीक है, और बंधुआ प्रथा समाप्त करी गई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सहकारी आंदोलन का विकास किया गया, समन्वित ग्रामीण कृषि कार्यक्रम लागू किए गए और किसानों को ऋण से मुक्ति की घोषणा यहाँ पर की गई। उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुँच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहाँ आर्थिक विकास के समन्वित व योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। तो ये सारी बात हो गई थ्योरी की। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। अभी जितना आपने थ्योरी पढ़ा उसी के बेस पर आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। पहला है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, दूसरा है जनसंख्या में परिवर्तन, तीसरा है विशेषीकृत क्रियाएं या फिर गतिविधियों में श्रम विभाजन, और इसके बाद चौथा है आपका तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो कौन सा है यहाँ पर जो कि प्रमुख कारक नहीं है? तो आंसर डी मुझे लगता है कि आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी अगर हम बात करें तो विकास, आर्थिक विकास के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें पूंजी का संचयन है, तकनीकी सुधार है, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत, श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, लेकिन तकनीकविद और जो नौकरशाही है उसका प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 रखा गया है। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब ये केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 इसके खंड 1 पृष्ठ 231 पर लक्ष्य जो है 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार 2024 ही जो है वो मान्य है, यानी कि आप जब आंसर लिखेंगे उसमें 2024 को ही आप ऑप्ट करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2020 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सिमिलर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, 2024 आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो कथन है इनमें से एक आपका कथन दे रखा है और दूसरा कारण कहा गया है। आपको बताना है कि सही कौन सा है, जो कूट आगे हम देखेंगे। कथन क्या है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है इसको। कारण क्या है? NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधाएं प्राप्त हो पाएँ ये कराना है, मतलब प्राप्त कराना है।
सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो ये टेन्योर दिया हुआ है, जो अवधि दे रखी है, अवधि गलत दे रखी है क्योंकि ये आपका 2020 से 2025 के बीच का है, ना कि 30 का। तो ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, कारण जो है वो यहाँ पर सही है। सो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि निप पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश जो है, टोटल निवेश वो कितना 111 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। ठीक है, इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो स्टेटमेंट था, कथन था, वो गलत था और कारण जो था वो सही था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं। ठीक है, उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी का लाभ उठाया जा रहा है। तीसरा, अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर जो है वो तीव्र हो गई है। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या है, ये सभी जो है वो सही है क्योंकि कंपनियां जो हैं वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना यानी कि रीस्ट्रक्चर करती हैं। उसको क्यों करती है, क्योंकि उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर है, उसकी मांग, उसकी अपेक्षाएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो तेज़ी से काम किया जा सकता है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में बढ़त प्राप्त करने के लिए आईटी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है और अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ जो है वो परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। इस वजह से जो है आईटी मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पूंजी निर्माण की निम्न आय, सही बात है। निम्न आश्रितता अनुपात, ये गलत है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ठीक है, तो ये जो है आपका, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्पविकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम और जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो होगा वो निम्न पाया जाएगा। यानी कि हर किसी के पास जो प्रति व्यक्ति आय है, जो इनकम है, वो कैसी होगी, कम होगी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, रहन सहन का स्तर बहुत कम होगा। ऐसी ही अर्थव्यवस्था जो है वो अल्प विकसित में आएगी। अब इसकी जो विशेषताएं हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो कैसी होगी, निम्न होगी। जीवन स्तर निम्न होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी या फिर अल्प बेरोजगारी ये भी जो है बढ़ी हुई होगी। कृषि क्षेत्र का जो आधिपत्य रहेगा, यानी कि ज़्यादातर लोग किसमें, कृषि में ही काम कर रहे होंगे। पूंजी निर्माण इसकी निम्न दर होगी और आय की विषमता होगी। ठीक है, सो ये इस वाले क्वेश्चन पे ही यहाँ पर एंड करते हैं आज के इस वाले वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं वो अगले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आय पे चलेंगे। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और घटना चक्र के अलावा कुछ बहुत बेहतरीन मटेरियल पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आपको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, ना ही आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़े, तब आप कैरियर मित्रा के कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। 2000 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि सामान्य अध्ययन के रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और घटना चक्र में तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं खाली।
इसके अलावा जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको इंक्लूड करा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करंट अफेयर पर बेस्ड हमारे ये पूरे 2000 क्वेश्चन हैं। इसका सैम्पल फाइल लेने के लिए आप मुझे सिंपली 9027281376 या फिर 6395649901 दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल के थ्रू संपर्क कर सकते हो, सैम्पल फाइल ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो जीएस के आपको 2000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके अलावा 2500 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कट टू कट रहेंगे, यानी कि वन लाइनर टाइप। ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके लिए आपको सिंपली पेमेंट करना होगा 1500 रुपीज़ का। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप सैम्पल फाइल मंगा सकते हैं इस नंबर पर मुझसे संपर्क करने के बाद। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।